नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और दोस्तों अभी जो है काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि आपको हूमर कबूतर का या किसी भी कबूतर का पहले इतिहास पता चले कि वो आए कहाँ से, ठीक है, और भारत के अंदर वो कैसे आए थे और उन्होंने क्या किया था, किस तरीके से किया था, उसके ऊपर मैं रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। तो अभी जो वीडियो है वो कुछ इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री के रूप में ही आएगी, जिसके अंदर मैं पीछे से वॉइस डाल रहा हूँ और जो भी है वीडियो के माध्यम से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ये सिर्फ 3-4 वीडियो आएंगी। इसके बाद आपको प्रॉपर ब्लड लाइन के ऊपर जो वीडियो बनेगी ना, वो एक डॉक्यूमेंट्री की तरह होगी और आपको हर ब्लड लाइन के बारे में पता चलेगा। अगर आप किसी ब्लड लाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो मैं सीरीज़ के हिसाब से चलाऊँगा ही, ठीक है। और अभी ये जो वीडियो है ये है भारत का इतिहास की, भारत में हूमर कबूतर या भारत में कबूतर कब आए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जब भी आप हमारे इस चैनल पर आते हैं तो एक बात जान लीजिए, डिम्पल लॉफ्ट वाइफ की हर कहानी, हर वीडियो, हर रिसर्च में हफ्तों की मेहनत छुपी होती है। कई पुरानी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, नस्लों की असली जानकारी ढूंढनी पड़ती है और फिर एक एक शब्द सोचकर लिखा जाता है। अगर आप इस परिवार का हिस्सा हैं तो ये आपके लिए भी उतना ही खास है जितना मेरे लिए। हम कोई बड़ा चैनल नहीं है, हम बस सच्चे मन से अपनी कबूतरों की दुनिया को आपके सामने लाना चाहते हैं। इसलिए जब भी ये वीडियो देखें तो बस इतना याद रखिए कि आपकी एक मुस्कुराहट और साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। भारत में हूमर कबूतर सबसे पहले कैसे आए? कबूतरों का इतिहास भारत में हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मगध साम्राज्य तक कबूतर हमेशा इंसानों के करीब रहे। कभी धार्मिक प्रतीक बने, कभी संदेशवाहक। मगर असली होमर कबूतर की नस्लें, जिन्हें लंबी दूरी की रेस और खबरें पहुंचाने के लिए पाला गया, वो भारत की मूल नस्लें नहीं थीं। असल में होमर कबूतर की कहानी यूरोप से शुरू होती है। माना जाता है कि रोमन साम्राज्य के दौर में ही लोग कबूतरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से संदेश लाने के लिए ट्रेन करने लगे थे। वहीं बेल्जियम और इंग्लैंड में इन्हें सैकड़ों साल तक सुधारते संवारते रहे। धीरे धीरे यह नस्ल इतनी होशियार हुई कि 1000 किलोमीटर तक भी लौटने की ताकत रखने लगी। भारत में पहली एंट्री कब हुई? 17वीं और 18वीं सदी में, जब यूरोपीय व्यापारी, खासकर डच, पुर्तगाली और अंग्रेज भारत में आए, तब वो सिर्फ मसाले या रेशम ही नहीं लाए, वो अपनी संस्कृति, अपने जानवर और अपने शौक भी लेकर आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने खास तौर पर कैरियर और होमिंग पिजन्स अपने साथ लाए, क्योंकि तब भारत में तेजी से खबर भेजने के लिए कोई टेलीग्राफ या वायरलेस संचार नहीं था। रियासतों के राजाओं और अंग्रेज कलेक्टरों को लंबे संदेशों के लिए इन्हीं पर भरोसा करना पड़ता था। सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ मिलता है? 1800 के आसपास बंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेज अफसरों ने होमर कबूतरों की एक पूरी यूनिट बनाई। कहा जाता है कि इनके ट्रायल रन इतने सफल हुए कि बहुत जल्दी ये कबूतर कलकत्ता, मद्रास और लखनऊ तक पहुंचा दिए गए। यही पहली बार था जब भारत में सिस्टमैटिक होमिंग कबूतर लॉफ बने। धीरे धीरे ये कबूतर स्थानीय कबूतरबाजों को भी पसंद आने लगे। राजघरानों ने इन्हें खरीदना शुरू किया। अवध, पंजाब, मालवा, राजस्थान, हर जगह इन खास नस्लों की चर्चा होने लगी, क्योंकि इनका रिटर्न रेट जबरदस्त था। 200-300 किलोमीटर उड़कर वापस लौटने में कोई हिचकिचाहट नहीं। कई किसान और व्यापारी भी इन्हें रखने लगे। जब फसल कटती थी या कोई खास संदेश भेजना होता तो ये होमर कबूतर ही भरोसेमंद साथी बनते। 1857 के विद्रोह में इनका क्या रोल रहा? जब 1857 का संग्राम शुरू हुआ, अंग्रेजों को बहुत दिक्कत हुई। तारघर टूट रहे थे, सड़कें बंद थीं। तब सबसे ज्यादा भरोसा इन्हीं होमर कबूतरों पर किया गया। कई रिपोर्ट बताती हैं कि लखनऊ और कानपुर के बीच गुप्त संदेश इन्हीं कबूतरों ने पहुंचाए। कई बार रात में उड़ान कराई जाती थी ताकि दुश्मन को भनक न लगे।
भारत की मिट्टी में रच बस जाना, जैसे जैसे रेलवे और तारघर बढ़े, इनका इस्तेमाल थोड़ा घटा, लेकिन नस्लें खत्म नहीं हुईं। कुछ परिवारों ने इन्हें शौक में पालना जारी रखा। इन पुराने लॉफ की संतानें ही आज के प्योर इंडियन रेसिंग होमर्स कहलाती हैं। आज भारत में जो भी होमर कबूतर उड़ाए जाते हैं, जॉनसन लाइन, वैन लून लाइन, माइक गनस लाइन, उनकी जड़ें कहीं न कहीं इसी ऐतिहासिक दौर से जुड़ती हैं, जो एक बार यूरोप से आए, फिर भारत में रच बस गए। कबूतरबाजी का शौक कैसे बढ़ा? 1900 के आसपास पंजाब और दिल्ली में धीरे धीरे उड़ान मुकाबले शुरू हुए। पहले ऊंचाई की उड़ान देखी जाती थी, कौन कबूतर सबसे ज्यादा देर हवा में टिकेगा। फिर रेसिंग का चलन आया, कौन कितनी दूर से कितनी जल्दी लौटता है। यही परंपरा अब पूरे भारत में एक जुनून बन गई है। आज भी अगर किसी लॉफ में आप कबूतर लौटते देखो तो वो सिर्फ एक उड़ान नहीं होती, वो सदियों से इंसान और पक्षी के रिश्ते का सबूत होती है। कभी अंग्रेजों के लॉफ, कभी रियासतों के महल, कभी गांव के किसान की छत, हर जगह इन होमर कबूतरों ने अपनी पहचान बनाई। वो पहचान आज भी हर रेस में, हर लौटने वाले पंख में जिंदा है। कई लोग पूछते हैं कि आखिर क्यों भारत में होमर कबूतरों को लौटा कहा जाने लगा। इसके पीछे एक सीधी मगर बड़ी गहरी कहानी छुपी है। जब पहली बार होमर कबूतर मद्रास और बंबई के रास्ते भारत आए, तो यहाँ के कबूतरबाजों ने इनकी उड़ान को देखा। उन्होंने पाया कि यह परिंदा चाहे जितनी दूर ले जाओ, यह वापस लौटकर अपनी छत पर आ जाता है। गांव के लोग तब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वे रजिस्टर या दस्तावेज नहीं रखते थे। इसलिए जब कोई कबूतर लौटता तो उसकी पहचान के लिए उसकी चिट पर या रजिस्टर में बस एक शब्द लिखा जाता, लौटा, यानी यह वो कबूतर है जो लौट कर आया। धीरे धीरे यह शब्द इतना प्रचलित हो गया कि भारत के हर इलाके में इसे लौटा ही कहा जाने लगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य भारत, हर जगह इसी नाम से पुकारा गया। कोई इसे लौटन भी कहता, कुछ लोग इसे लौटन कबूतर बुलाते, लेकिन मूल बात वही थी, इसकी लौटने की काबिलियत। यही वो खूबी थी जिसने भारतीय कबूतरबाजों का मन जीत लिया। भारत की जलवायु यूरोप से बिल्कुल अलग है। यहाँ की तपती गर्मी, भारी मानसून और कुछ इलाकों में कंपकंपाती ठंड, इन सब ने होमर कबूतर के स्वभाव को बदलने की चुनौती दी। शुरुआती दौर में कई कबूतर गर्म हवाओं में रास्ता भटक गए। कुछ लौट तो आए, मगर शरीर पर कमजोरी साफ दिखी। किसानों और कबूतरबाजों ने महसूस किया कि अगर इन कबूतरों को भारतीय मौसम में ढालना है तो उन्हें भारतीय नस्लों से क्रॉस ब्रीड करना होगा। यहाँ से एक लंबी प्रक्रिया शुरू हुई। लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और पंजाब के कबूतरबाज आपस में मिलते। वे एक दूसरे की छतों पर जाते और क्रॉस ब्रीडिंग के नुस्खे शेयर करते। भारतीय कबूतरों की खासियत थी तेज गर्मी में भी उड़ना, ज्यादा पानी न पीना और लंबी उड़ान के बाद भी सेहतमंद रहना। इसके उलट यूरोपीय होमर कबूतरों की खासियत थी स्मृति शक्ति और दिशा पहचानने की क्षमता। जब इन दोनों नस्लों को मिलाया गया तब एक नई किस्म बनी, एक ऐसा लौटा कबूतर जो भारत की गर्मी में भी रास्ता न भूले और बिना थके लौट आए। यही वो दौर था जब भारत में होमर कबूतरों की नई पहचान बननी शुरू हुई। इस मेहनत के पीछे केवल एक जुनून था। हर कबूतरबाज चाहता था कि उसका लौटा बाकी सबसे बेहतर हो, उसकी पहचान उसकी उड़ान से बने, लोग उसके नाम की मिसाल दें। कई जगहों पर जब दूर दराज से कबूतर छोड़ा जाता तो गांव के बच्चे छतों पर आकर तालियां बजाते। जैसे ही लौटा अपने मालिक की छत पर उतरता, सबकी आंखों में चमक आ जाती। कई लोग सोचते हैं कि कबूतरबाजी केवल अमीरों का खेल था, मगर सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में गरीब से गरीब किसान ने भी अपने एक दो लौटा पाले। कुछ के पास बड़ा लॉफ होता, कुछ के पास बस एक पुराना संदूक होता जिसमें उनके कबूतर बैठते, लेकिन प्रेम सब में एक सा था। फर्क सिर्फ यह था कि कोई अपने लौटा से रेस में नाम कमाना चाहता था तो कोई बस उसका लौटना देखकर खुश हो जाता था। कहते हैं कि जब गर्मी में आसमान सफेद होकर तपता है और धरती की मिट्टी से भाप उठती है, उस समय लौटे को दिशा पहचानना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भारत के कबूतरबाज अपने लौटा को खास दाना देते थे। मकई, गेहूं, तिल और थोड़े से चने मिलाकर ताकत बढ़ाई जाती थी। यही परंपरा आज भी कई जगह चलती है। लौटा की ट्रेनिंग भी कोई आसान काम न थी। बचपन से ही उसे छोटे छोटे फेरे लगवाए जाते। पहले 8 किलोमीटर, फिर 5, फिर 20, फिर 25 किलोमीटर। जैसे जैसे उसकी स्मृति और सहन शक्ति बढ़ती, दूरी बढ़ाई जाती। पुराने कबूतरबाज कहते थे, कबूतर अगर दिल से आपका है
तो चाहे जितनी दूर ले जाओ वो लौट आएगा। अगर मन से नहीं जुड़ा तो खो जाएगा। यही वो संबंध है जो लौटा और उसके मालिक के बीच अनकहे समझौते की तरह बनता था। और यहीं से भारत की छतों पर लौटा का असली इतिहास शुरू हुआ। यह सिर्फ एक यूरोपीय कबूतर नहीं था, यह भारत की मिट्टी से निकला, यहाँ के मौसम से तपकर मजबूत बना और हमारी संस्कृति में घुल गया। धीरे धीरे हर शहर की अपनी रिवायत बनी। पंजाब में सुबह के वक्त छोड़े जाते लौटा ताकि दोपहर तक लौट आएं। उत्तर प्रदेश में अमावस्या की रात भी लौटा छोड़ा जाता, यह देखने के लिए कि अंधेरे में दिशा पहचान पाता है या नहीं। राजस्थान में गर्म हवाओं में उड़ने का अभ्यास कराया जाता। दक्षिण भारत में बरसात में लौटने की ट्रेनिंग होती। हर इलाका, हर कबूतरबाज अपनी अपनी तरकीब लेकर बैठा था। किसी के लिए यह खेल था, किसी के लिए इज्जत, किसी के लिए रोजी रोटी का सहारा, पर सबके लिए लौटा प्यार का नाम था। एक साथी जो बिना कहे सब समझ ले। यह कहानी सिर्फ कबूतरों की नहीं है, यह कहानी उस जुनून की है जो हमारी नस्लों में, हमारी छतों में और हमारे दिलों में बसता है। यही वजह है कि आज भी जब कोई लौटा आसमान से उतरता है तो उसके मालिक की आंखें भर आती हैं। यह वही लौटा है जो न जाने कितनी मुश्किलों के बावजूद वापस आता है, और यही लौटना हर कबूतरबाज के लिए सबसे बड़ी जीत है। कहते हैं भारत में हर शहर की अपनी मिट्टी, अपनी हवा और अपनी परंपरा होती है। यही फर्क कबूतरों की नस्लों में भी साफ झलकता है। जब यूरोपीय होमर कबूतर यहाँ आए तो सबने एक ही जैसा प्रदर्शन नहीं किया। कुछ कबूतर दक्षिण भारत की उमस में कमजोर पड़ गए, कुछ पंजाब की सर्द हवाओं में थक गए, पर जिन्होंने मौसम से लड़कर उड़ान पूरी की वही असली लौटा कहलाए। धीरे धीरे भारत के हर इलाके में कबूतरबाजों ने अपने हिसाब से इन्हें और बेहतर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। पंजाब की मिट्टी से सख्त नस्लें निकलीं। राजस्थान में जो कबूतर पाले गए उनमें तेज गर्मी झेलने का गुण बढ़ता चला गया। उत्तर प्रदेश में उड़ान के दौरान दिशा पहचानने की क्षमता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, और दक्षिण भारत में बरसाती मौसम में मजबूत फेफड़े और पंख चाहिए थे, तो वहां उसी अनुकूल कबूतरों को तैयार किया गया। यही वो वक्त था जब लौटा कबूतर का असली भारतीय चेहरा बनना शुरू हुआ। एक दौर ऐसा भी आया जब हर इलाके में एक कहावत बन गई, लौटा वो ही असली जो लौट कर आए, चाहे कैसा भी मौसम हो। पुराने कबूतरबाज बताते हैं कि सबसे मुश्किल उड़ानें वो थीं जब फसल कटाई का मौसम आता था। खेतों में धूल उड़ती, गर्मी आसमान तक पहुंच जाती और लौटे को कई किलोमीटर दूर से रास्ता पहचान कर वापस आना होता। पर इसी मौसम में ये परखा जाता था कि किसका कबूतर सबसे ज्यादा मजबूत और वफादार है। लौटा को ट्रेनिंग देने के लिए पहले रोज सुबह उसकी उड़ान कराई जाती, हर दिन दूरी बढ़ाई जाती। कई कबूतरबाज अपनी साइकिल पर बैठकर कबूतर को साथ ले जाते, फिर दूर खेतों या जंगल में जाकर छोड़ देते, फिर लौटकर घर जाते और छत पर बैठकर इंतजार करते। कई बार शाम तक लौटने में देर हो जाती, तब भी मालिक को पूरा भरोसा होता कि उसका लौटा वापस जरूर आएगा। कई किस्से मशहूर हुए। कहते हैं कि एक बार पंजाब के एक कबूतरबाज ने अपने लौटा को इतनी दूर छोड़ा कि बाकी सबने कहा अब यह लौटेगा नहीं। जन्म पर 3 दिन बाद वो लौटा वापस आया, कमजोर, थका हुआ पर जिंदा। मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन से यह किस्सा गांव-गांव फैल गया कि लौटा ने अपनी वफादारी साबित कर दी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक परिवार था जिसने अपने लौटा की पहचान के लिए उसकी दुम पर हल्दी का टीका लगाया। जब वो लौट कर आया तो हल्दी का निशान अब भी उसके पंखों में था। यह निशान बन गया एक प्रतीक कि लौटा कभी अपना घर नहीं भूलता। वक्त बीतता गया पर कबूतरबाजी का जुनून बढ़ता ही गया। जब आज़ादी के बाद शहरों में नई इमारतें बनने लगीं, तब भी लोग अपनी छत पर कबूतरों के लिए जगह निकालते। कुछ ने अपनी छतों पर लकड़ी की छोटी छोटी कोठरियां बना ली, कुछ ने पुराने संदूक को ही लॉफ्ट बना लिया। मगर लौटा को पालने का शौक कम नहीं हुआ। एक और खास बात यह थी कि हर इलाके में लौटा के रंग रूप को लेकर भी पसंद अलग अलग होती। पंजाब और हरियाणा में लोग सफेद या हल्के रंग के लौटा ज्यादा पालते, जबकि राजस्थान और दिल्ली में काले या तिकोनी डैने वाले कबूतरों को ज्यादा पसंद किया जाता। कहते हैं रंग कोई भी हो, अगर लौटने का हुनर न हो तो कबूतर कबूतर नहीं, बस एक परिंदा होता है। लौटा कबूतरों की इन उड़ानों ने न केवल खेल में मुकाबला पैदा किया बल्कि भाईचारा भी बढ़ाया। एक कबूतरबाज दूसरे के यहाँ जाता, नस्ल का आदान प्रदान करता और दोनों मिलकर अपने लौटा को और बेहतर बनाने की योजना बनाते। यही मेलजोल लौटा की भारतीय परंपरा की सबसे बड़ी ताकत बना। कहते हैं जिस छत पर लौटा ने सही सलामत लौटकर दम भरा, उस घर की खुशकिस्मती बढ़ जाती है।
यह बात जितनी सुनने में सजीव लगती है उतनी ही सच्चाई लिए हुए है। हर मालिक अपने लौटा से कुछ और नहीं, सिर्फ वफादारी चाहता था। वह भरोसा कि चाहे कितनी मुश्किल उड़ान हो, लौटेगा जरूर। आज भी कई पुराने घरों में लकड़ी के लॉफ पड़े हैं, जिनकी दीवारों पर कबूतरों के पंजों के निशान हैं। ये निशान गवाही देते हैं उन सैकड़ों उड़ानों की जिन्होंने भारतीय कबूतरबाजी को इतना अनोखा बना दिया। डिम्पल लॉफ्ट वाइब पर हम यह सब इसलिए याद करते हैं क्योंकि यह परंपरा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन जो लोग अब भी इस शौक को जीते हैं वही जानते हैं कि लौटा सिर्फ एक पक्षी नहीं, पूरे परिवार का हिस्सा होता है। और यही इतिहास बताता है, अगर आपके दिल में लौटा के लिए प्यार सच्चा है तो वो कभी आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा। भारत में जब कबूतरबाजी का असली रंग रूप बनने लगा तब यह सिर्फ एक शौक या खेल नहीं रह गया। यह कई इलाकों में इज्जत, रुतबा और रिश्तों का हिस्सा बन गया। खासकर पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लौटा कबूतर की उड़ान का मुकाबला मान सम्मान का सवाल बन जाया करता था। कहते हैं कि पुराने समय में जब दो बड़े कबूतरबाज अपने लौटा के हुनर को परखने बैठते तो आसपास के गांव के लोग भी देखने जुट जाते। लोग घंटों छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखते रहते कि किसका लौटा पहले लौटेगा। जिस कबूतर की छाती पर रेशमी फीता बंधा होता वो सबसे खास माना जाता। यह वही दौर था जब मुकाबलों की परंपरा पनपने लगी। कबूतर छोड़े जाते और गांव की बुजुर्ग महिलाएं दूर से उनके लौटने की दुआएं करती। कहते हैं जिस दिन लौटा सही सलामत लौट आता वो दिन घर में जैसे त्योहार सा हो जाता। धीरे धीरे हर इलाके में मुकाबलों के अपने अपने तरीके बन गए। कहीं दूरी मापने का तरीका अलग था, कहीं टाइम रिकॉर्ड करने का तरीका अलग। कुछ जगहों पर कबूतर को छोड़ते वक्त उसकी टांग में कागजी पुर्जा बांधा जाता जिस पर छोड़ने का समय लिखा होता। कुछ जगहों पर छाती या पंख पर रंग लगाया जाता ताकि लौटते ही पहचान लिया जाए। लौटा कबूतर के लिए सबसे मुश्किल चुनौती होती। गर्मी की दोपहर या बरसात का वक्त, तेज हवा, चमकती धूप और बूंदाबांदी में उड़ना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। लेकिन जो लौटा इन हालात में भी लौट आए वही असली हीरे माने जाते। कबूतरों की नस्लें भी धीरे धीरे साफ होती चली गईं। पुराने कबूतरबाज कबूतर को देखकर बता देते थे किसकी नस्ल में यूरोपीय खून ज्यादा है, किसमें भारतीय नस्ल का असर है। कोई कबूतर लंबी गर्दन वाला होता, कोई छोटे पंजे वाला, कोई चौड़ी छाती वाला, कोई पतली कमर वाला, और हर नस्ल की अपनी ताकत होती। उत्तर भारत में पाले गए लौटा कबूतर ज्यादा मजबूत माने जाते थे। उनकी उड़ान लंबी होती और वो कम थकते थे। दक्षिण भारत में मौसम की वजह से कबूतरों को हल्के फुल्के रखा जाता ताकि गर्मी में जल्दी टूटे ना। यही फर्क ही असली भारतीय कबूतरबाजी को खास बनाता। हर परिवार की अपनी कहानी होती। एक घर में दादा ने कबूतरबाजी शुरू की, फिर बेटा और पोता उसी शौक को आगे बढ़ाते गए। कबूतरबाज अपने लौटा को बच्चों की तरह पालते। सुबह दाना, दोपहर में साफ पानी और शाम को पंखों की जांच। कोई छोटा घाव भी दिखता तो मालिक घंटों बैठकर मरहम लगाता। कई किस्से मशहूर हुए। एक बार कानपुर में एक बुजुर्ग कबूतरबाज ने अपने लौटा को इतनी दूर छोड़ा कि सबको लगा अब कभी लौटेगा नहीं। पर वह कबूतर 7 दिन बाद लौट आया। वह दुबला पतला हो चुका था मगर आंखों में वही चमक थी। कहते हैं उस लौटा की वापसी की खबर गांव-गांव में फैल गई। लोग उसे देखने आते, बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाती। यही कहानियां कबूतरबाजी को रिवायत में बदल देती। लौटा कबूतर सिर्फ उड़ान का नाम नहीं था, यह भरोसे और मेहनत की मिसाल बन गया। जिस छत पर लौटा लौटता वहां मालिक को लगता कि जैसे उसकी तपस्या कबूल हो गई। यही वजह थी कि कई लोग दिन रात मेहनत कर इसे और बेहतर बनाते। नई नस्लें, नई ट्रेनिंग, नई तरकीबें, सब इस जुनून का हिस्सा थीं। एक और दिलचस्प बात यह थी कि भारत में लौटा कबूतर का नाम सुनकर ही लोग पहचान जाते कि यह कोई मामूली परिंदा नहीं। उसकी पहचान उसके लौटने की ताकत थी और यही चीज उसे आम कबूतरों से अलग बनाती थी। डिम्पल लॉफ्ट वाइब पर हम यह सब इसलिए साझा करते हैं ताकि आज की पीढ़ी को पता चले कि यह परंपरा कितनी मेहनत और कितनी कहानियों से बनी है। यह शौक यूं ही नहीं आया, इसके पीछे सदियों की लगन, किस्से और मोहब्बत छुपी है। यही लौटा कबूतर आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल है। अगर आप भी इसे समझें, देखें और जानें तो शायद आपको भी इसका वही प्यार महसूस होगा जो हमारे बुजुर्गों ने किया। कबूतरबाजी की परंपरा कोई आज की बात नहीं, यह इतिहास की उन गलियों से आई है जहां इंसान ने पहली बार परिंदों को अपने साथी बनाया। हजारों साल पहले किसी किसान ने जब अपनी झोपड़ी की छत से एक कबूतर उड़ाया होगा, तब शायद उसे खुद भी यह एहसास नहीं था कि यही उड़ान आने वाली पीढ़ियों में जुनून बन जाएगी।
समय के साथ यह परंपरा खेतों से कस्बों तक और कस्बों से शहरों तक पहुंच गई। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, वो रिश्ता जिसमें इंसान अपनी सांसें तक कबूतर के पंखों में महसूस करता है। लौटा कबूतर का सफर जितना लंबा है, उतना ही संघर्ष से भरा हुआ भी। कभी इसके लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए गए, कभी इसे बेतरतीब घरों की छत पर साधारण टोकरी में पाला गया। लेकिन जहां भी यह रहा, वहां एक चीज हमेशा वही रही, मालिक का प्यार। हर सुबह, हर शाम कबूतरबाज अपनी छत पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में इंतजार की नमी होती है, मगर दिल में एक भरोसा भी कि मेरा लौटा लौट कर आएगा। यह भरोसा आसान नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ कि मौसम खराब हो गया, कभी कोई शिकारी परिंदा रास्ते में आ गया, मगर लौटा कबूतर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसका दिल अपने घर के लिए धड़कता है। कई लोगों ने इसे महज एक शौक समझा, मगर जो इसे जीते हैं उनके लिए यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। एक कबूतर को तैयार करना, उसकी सेहत का ख्याल रखना, सही वक्त पर उसे उड़ाना और फिर उसकी वापसी का इंतजार करना, यह सब किसी साधारण काम की तरह नहीं होता। यह वही लोग जानते हैं जिनके लिए कबूतर किसी खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने ही बच्चों की तरह होते हैं। कई बार लोग हंसते हुए पूछते हैं, क्यों इतना वक्त, पैसा और मेहनत इसमें लगाते हो? मगर जो कबूतरबाज होता है, उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं, सिर्फ एक मुस्कान होती है। वही मुस्कान जो तब खिलती है जब उसका लौटा पूरे आकाश को मापकर थकान से लरसते पंखों के साथ लौट आता है, और उसके लौटते ही सारे ताने, सारी थकावट और सारी तकलीफ हवा हो जाती है। भारत में कबूतरबाजी ने एक खास रंग लिया। यहाँ हर इलाके की अपनी कहानियां बनी। मद्रास की गलियों में किसी ने इसे संचार का जरिया बनाया, तो दिल्ली की पुरानी हवेलियों में इसे शौक की ऊंचाई पर पहुंचाया गया। पंजाब की छतों पर इसके मुकाबले हुए, राजस्थान की गलियों में इसके किस्से गूंजे, और हर जगह यह एक अलग एहसास बन गया। कभी सोचिए, आखिर ऐसा क्या है कि यह कबूतर इतना खास बन गया? जब कोई कबूतरबाज कहता है कि उसकी रूह उसके लौटा में बसती है, तो यह सिर्फ कहने की बात नहीं, यह वही रिश्ता है जिसमें इंसान और परिंदा दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, समझते हैं और आदर करते हैं। कई बार यह भी कहा जाता है कि लौटा कबूतर गरीबों का घोड़ा था। पुरानी कहावतों में इसका जिक्र मिलता है, क्योंकि हर कोई घोड़ा नहीं पाल सकता था। घोड़े को रखना, उसकी खुराक, उसकी ट्रेनिंग सिर्फ अमीरों का शौक था। लेकिन लौटा कबूतर ने इस फर्क को मिटा दिया। इसे गरीब भी पाल सकता था, और इसकी रेस में भी वही जोश, वही गर्व, वही जुनून था जो घोड़े की दौड़ में देखा जाता था। किसी के लिए घोड़े की टापें खुशी का पैगाम लाती थीं, तो किसी के लिए कबूतर की वापसी वही खुशी ले आती थी। यही वजह थी कि लोग इसे गरीबों का घोड़ा कहते थे। मगर इस घोड़े की कीमत पैसे में नहीं, मोहब्बत में तौली जाती थी। आप जब यह सब सुन रहे हैं तो शायद आपको लग रहा हो कि यह सब कहानियां हैं, मगर सच यह है कि यह कहानियां नहीं, जिंदा तजुर्बे हैं। वे तजुर्बे जो न जाने कितने लोगों ने सालों तक जिए हैं, और उन्हीं तजुर्बों को शब्दों में बदलना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए हर लाइन में दिल का एक टुकड़ा लगाना पड़ता है। इस पूरी कहानी को तैयार करने में अनगिनत रातें लगी हैं। किताबें खंगालनी पड़ी, पुराने अखबारों के कतरन देखनी पड़ी, बुजुर्ग कबूतरबाजों की बातें सुननी पड़ी। हर बार जब कोई नई जानकारी मिलती तो दिल में एक सुकून भी होता और एक जिम्मेदारी भी। सुकून इसलिए कि अब यह इतिहास कहीं खोएगा नहीं, जिम्मेदारी इसलिए कि इसे ऐसे सुनाया जाए कि हर सुनने वाला भी उसी प्यार में डूब जाए। हमने यह कोशिश की है कि कबूतरबाजी के इतिहास का हर पहलू आपके सामने आए। यह भी बताया कि कैसे यह कबूतर भारत की सरहदों में घुल मिल गया, कैसे इसकी नस्लों में धीरे धीरे स्थानीय मौसम और जमीन की आदतें शामिल हो गईं, कैसे यहाँ के लोगों ने अपने हुनर से इसे और मजबूत बनाया, और कैसे यह सिर्फ परिंदा न रहकर एक संस्कार बन गया। कई बार लोग कहते हैं कि यह शौक पुराना हो गया, मगर सच्चाई ये है कि कोई भी जुनून कभी पुराना नहीं होता। जिस दिन लोग अपनी रूह की आवाज सुनना बंद कर देंगे, उस दिन यह दुनिया सच में वीरान हो जाएगी। मगर जब तक कुछ लोग हैं जिनके लिए कबूतरबाजी सिर्फ शौक नहीं बल्कि आत्मा का सुकून है, तब तक यह परंपरा जिंदा रहेगी। अगर आज यह कहानी आप तक पहुंची है तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। हर रात जब बाकी दुनिया सो रही होती थी, तब यह शब्द तैयार हो रहे थे। हर दिन जब लोग अपने अपने काम में मशगूल थे, तब यह इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे थे। किसी ने यह सब आसान समझा, मगर यह आसान नहीं था। जो लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, उनसे सिर्फ यही उम्मीद है कि आप इस सफर का हिस्सा बने रहें। यह आवाज आपकी भी है, यह कहानी आपकी भी है, और यह मेहनत आपकी वजह से ही मायने रखती है। कभी कभी लगता है कि यह सब क्यों किया जाए, मगर फिर याद आता है कि हर कबूतरबाज के दिल में एक कोना ऐसा है
जहां सिर्फ परिंदों की यादें और कहानियां बसती हैं। यही वजह है कि हमने ठान लिया कि ये कहानियां कही जाएंगी। अगर आपके दिल में भी वही लगाव है, वही तड़प है, वही मोहब्बत है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। वो परिवार जो कबूतरों से उतना ही प्यार करता है जितना इंसान अपने बच्चों से। धन्यवाद। तो दोस्तों ये वीडियो थी मेरी, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की आपको कि किस तरीके से हूमर कबूतर इंडिया में आए, कैसे आए। और कुछ डॉक्यूमेंट्री थी जो हमारे कौशल भाई हैं, अतीक भाई हैं और काफ़ी ऐसे भाई हैं जिन्होंने मैंने काफ़ी नॉलेज ली। और हमारे कौशल भाई को स्पेशल थैंक्स जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से समझाया। और अब मैं कोई भी चीज़ें, देखो थोड़ी सी गलती तो मेरे से भी होगी और जितनी नॉलेज है मेरी उतनी मैं बता रहा हूँ, चाहे इतनी सी ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन मैं पूरा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई हो तो आप प्लीज़, छोटे बड़े भाई हैं मेरे, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और किसी ब्लड लाइन के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो वो तो सीरीज़ में बनाऊँगा ही, तो आप देखते रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी दिल्ली के ऊपर, कि दिल्ली में जो क्लब बने और बाकी किस तरीके से हुआ, उसके ऊपर भी मैं इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा, ठीक है। तो कुछ वीडियो डॉक्यूमेंट्री की तरह बनेगी ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। बाकी जो नॉलेज है हमारे हुमरों का या ब्रीडिंग का, या आपको बर्ड्स लेने हैं, बच्चे लेने हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर तो मेंशन है ही, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए।